हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 2 बॉब डायलन द वॉइस ऑफ अ जनरेशन। तो ये जनरली ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अ सिंगर। किसके बारे में? एक सिंगर के बारे में है। कौन है वो सिंगर? बॉब डायलन। सबसे पहले हमारे पास है वर्ड एंड मीनिंग्स। पहले हमें वर्ड दिए गए हैं और उसके मीनिंग्स, ठीक है। ये बुक के हैं जनरली। डिकेड्स मतलब क्या होता है? 1 डिकेड मीन्स 10 ईयर्स। डिकेड मीन्स दशक, ठीक है। अगर आप बोलोगे 5 डिकेड तो मतलब 50 साल। 1 डिकेड बोलोगे तो मतलब 10 साल। 2 डिकेड बोलोगे तो मतलब 20 साल। तो ऐसे ही हम इसे डिकेड बोला करते हैं। फिर हमारे पास है इन पर्सन। पर्सन मतलब फिज़िकली, मतलब एक आदमी के रूप में। फिज़िकली वो वहाँ नहीं थे। डिस्टिंग्विश मतलब आउटस्टैंडिंग। डिस्टिंग्विश मतलब एक तरह से गायब भी हो जाना होता है, बट डिस्टिंग्विश मतलब यहाँ पे क्या है? आउटस्टैंडिंग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। रेनाउड, रेनाउड बहुत ही कमाल के, समझ लीजिए। प्रेस्टीजियस मतलब हैविंग अ हाई रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होता है? रेपुटेशन एक तरह से आप लोगों का इमेज होता है दूसरे लोगों के सामने कि आप लोगों का कैसा इमेज है। तो हैविंग अ हाई रेपुटेशन मतलब अच्छी खासी इमेज रखना लोगों के सामने, अच्छा बने रहना। डीम्ड, डीम्ड मतलब क्या है? कंसिडर्ड। अब अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप 2 सेंटेंस बोलोगे, ठीक है, डीम्ड के 2 सेंटेंस बोलोगे। पहले तो मैं बोलूँगी आई हैव considered her the class monitor, ठीक है, मैंने उनको क्लास मॉनिटर कंसिडर कर चुका है। अब अगर मैं यही सेम चीज़ बोलूँ, आई हैव डीम्ड हर द क्लास मॉनिटर, तो बात तो वही है, बस ये दोनों क्या है ना, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, ठीक है। समझ में आया? रेवरेंट मतलब क्या होता है? डीप रिस्पेक्ट, किसी के लिए ना बहुत बड़ा इज़्ज़त रखना, मन ही मन, अंदर ही अंदर बहुत गहरी इज़्ज़त होना किसी के लिए, रेवरेंट का मतलब होता है। हार्बर मतलब क्या होता है? पोजेस, रखता है। ही हार्बर सो मच, मतलब इस चैप्टर में आपको पोजेस वाला दिया गया है। इस चैप्टर में हार्बर का मतलब पोजेस है, और अलग टाइप में आप डिक्शनरी में देखो तो कुछ और हो सकता है। स्लाइटेस्ट मतलब होता है स्मॉलेस्ट, थोड़ा सा भी। If I had a smallest chance of winning a Nobel Prize, I would have to think that I had had the same odds just as standing on moon. तो मतलब slightest मतलब अगर थोड़ा सा भी चांस हो तो। रेयर क्या होता है? एक्सेप्शनल, मतलब ये वर्ड पता है, ये मीनिंग में लिखना चाहिए, ये वर्ड लिखना चाहिए और ये सेंटेंस में मतलब मीनिंग लिखना चाहिए, बट इट्स ओके। रेयर तो सभी को पता है, रेयर का सिनोनिम होता है एक्सेप्शनल। रेकन मतलब होता है टू बी ऑफ द ओपिनियन, ओपिनियन का होना। मंडेन क्या होता है? मंडेन होता है बहुत छोटे नुन्नू मुन्नू से मैटर्स, ठीक है। पैट्रन्स क्या होते हैं? पैट्रन्स होते हैं जनरली हमारे फ़ैन। फ़ैन मतलब पंखे वाले फ़ैन नहीं, जो हमें बहुत चाहते हो, फैंस। फार्टेस्ट मतलब अ लॉन्ग वे, बहुत लंबी जर्नी है। फार्टेस्ट, इट इज़ अ फार्टेस्ट जर्नी। रिनाउ, रिनाउ माने फेम, रिनाउ फेम। रिनाउ क्या होती है? एक तरह से फेम, एक तरह से स्टैंडर्ड। एस्पिरेशंस और एम्बिशंस दोनों सिनोनिम्स हैं। एस्पिरेशंस और एम्बिशंस मतलब जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो उसे आप एम्बिशन कह सकते हो, एस्पिरेशन कह सकते हो, ठीक है। एक तरह से आपका सपना, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो इट इज़ हिज और हर एस्पिरेशन और एम्बिशन। वाइटल क्या होता है? एसेंशियल, नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट। वाइटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है, एसेंशियल चीज़ जो हमें हर रोज़ चाहिए होती है। परसीव क्या होता है? समझना, किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड। ऑक्यूपाइड मतलब बहुत ज़्यादा बिजी। एंडेवियरस मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना। किस लिए मेहनत करना? किसी गोल को अचीव करने के लिए। कैंपेनर कौन होता है? एक ऐसा इंसान होता है
जो कोई भी मतलब आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे क्लीनिंग कर रहे हो किसी बीच की, या कहीं सिटी साफ़ कर रहे हो, या फिर कुछ और सोशल वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो कैंपेनर कौन होता है? जो उन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है। और वो एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं? दोज एक्टिविटीज़ आर इंटेंटेड टू ब्रिंग अबाउट सोशल और पॉलिटिकल चेंज। या तो वो सोशल चेंज लाएंगी, या तो कोई पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल चेंज ले आएंगी। इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं? ओपिनियंस ऑफ व्हाट समथिंग मीन। नेजल टोन क्या होता है? नाक से कुछ वॉइस प्रोनाउंस करते हैं ना, जिसमें ब्रीथ हमारे अंदर से वॉइस प्रोनाउंस करती है नोज से, ठीक है। कन्फॉर्मिस्ट कौन होता है? पर्सन हु फॉलोज ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। कन्फॉर्मिस्ट एक तरह से वो होता है ना कि जो कभी भी मतलब हमेशा कन्फर्म रहे, कि जैसे रूल्स फॉलो करे कि आपको इतने बजे आना है तो इतने बजे। जैसे डायलन जो थे, बॉब डिलन, वो एक कन्फर्मिस्ट नहीं थे, वो अपनी प्राइज सेरेमनी भी अटेंड नहीं करने गए। कन्फर्मिस्ट मतलब जो अपने में ठीक ठाक रहे, ठीक है, फॉलो करे कौन से ट्रेडिशनल जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, किस तरह से किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। लोग टाइम पे आएंगे, लोग खाना खाएंगे, लोग बातें करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। बट बॉब डिलन क्या होते हैं? लेट आते हैं, ठीक है, लोगों से बातें नहीं करते, तो या कभी आते ही नहीं। तो ये डायलन एक तरह से कन्फॉर्मिस्ट नहीं थे। कन्फॉर्मिस्ट का है जो फॉलो करता है ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, किसी भी कंडक्ट, कुछ भी आप कंडक्ट कर रहे हो। स्केप्टिकल मतलब बहुत डाउटफुल, डाउट में रहना। अब हमें करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। बॉब डिलन वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू विन नोबेल प्राइज। सही बात है। डायलन ऑलवेज हैड अ सीक्रेट ड्रीम ऑफ विनिंग नोबेल प्राइज़। नो, कोई सीक्रेट ड्रीम नहीं था उनका नोबेल प्राइज़ जीतने का, क्योंकि डायलन का बहुत बिजी रहते थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं प्राइजेज़ या किसी रिवॉर्ड के बारे में। बॉब डिलन हैड बीन सक्सेसफुल इन डूइंग व्हाट ही सेट आउट टू अचीव। बॉब डिलन ने जो भी सोचा था करने के लिए, सेट आउट किया था, निकले थे वो जो करने के लिए, वो उन्हें अचीव हुआ। बिल्कुल सही बात है। Dylan thought that it was easier to play 50 people more than 50 people. डायलन सोचते थे कि 50 लोगों के लिए गाना बजाना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू 50,000 लोगों के। The singer always thought that his songs were literature. No, the singer never even had the time to ask himself that are my songs literature. उसके पास तो समय भी नहीं था कि वो ये सोचे। Bob Dylan has raised voice against social injustice, racism and civil rights. करेक्ट बात है। His songs sung religiously inspired songs. ठीक है, वो रिलीजियन को इंस्पायर करके गाना गाया करते थे। डायलन वॉज अ कन्फॉर्मिस्ट थे। मैंने बोला था ना, नहीं थे तो नहीं थे। अब हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ब्रीफली आंसर करना है। नेम टू ऑथर्स हुम डायलन हैड रेड एंड एब्जॉर्ब। 2 ऑथर्स का नाम बताइए जिनको डायलन ने पढ़ा है, जिनके बुक्स डायलन ने पढ़े हैं। तो मैंने बहुत सारे डायलन मतलब नेम लिख दिए हैं, ठीक है। ऑथर्स हुज वर्क डायलन हैज़ रेड एंड एब्जॉर्ब कौन से हैं? रूडयार्ड किपलिंग का पढ़ा है, G.B. शॉ, थॉमस मैन, पेरल बक, एल्बर्ट कैमस एंड अर्सन हेमिंगवे। इन सब का पढ़ा है डायलन ने, जो भी ये लिखा करते थे। फिर है पिक आउट द 2 रेफरेंसेस फ्रॉम द स्पीच दैट शोज दैट डायलन वाज सरप्राइज टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। अब आपको कोई 2 लाइन निकालनी है जो भी उन्होंने बोला था अपने बोलचाल में, उससे 2 लाइन निकाल ली और इन 2 लाइन से ये साबित होना चाहिए कि डायलन को नोबेल प्राइज़ मिलते ही वो बहुत सरप्राइज हुए थे। देखिए 2 रेफरेंसेस ये रहे। बीइंग अवॉर्डेड फॉर नोबेल प्राइज़ इज़ समथिंग दैट आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड और सीन कमिंग। मतलब नोबेल प्राइज़ मुझे मिलेगा ये मैंने ना ही कभी सोचा था और मुझे ना ही लगा कि ये कभी होगा। इफ़ समवन हैड एवर टोल्ड मी दैट आई हैड द लाइटेस्ट चांस ऑफ विनिंग द नोबेल प्राइज़ आई वुड हैव टू थिंक दैट आई हैड द सेम odds एट स्टैंडिंग ऑन मून। अगर किसी ने मुझे कभी कहा होता कि भाई तुम हो सकता है तुम नोबेल प्राइज़ जीत जाओ, तुम्हारा थोड़ा भी चांस है कि तुम जीत जाओ, तो फिर उन्हें लगता है कि मैं तो भाई चांद पे खड़ा हो चुका हूँ। What did Dylan aspire for in his lifetime? डायलन क्या चाहते थे कि मतलब ज़िंदगी भर उन्होंने क्या चाहा कि क्या हो? तो डायलन ने चाहा कि उनके जो गाने हैं वो कॉफ़ी हाउस में, बार्स में और प्लेसेस जैसे कार्नेगी हॉल और लंदन पैलेडियम में उनके गाने सुने जाएं। वो ये भी चाहते थे कि वो रिकॉर्ड बनाएं और अपने गाने कहाँ रेडियो पे सुने। वॉट मंडेन मैटर्स। अब कौन कौन से छोटे मोटे जो मैटर्स थे जिनके बारे में डायलन ने अपनी स्पीच में बोला, तो वो मैटर्स थे हु आर द बेस्ट म्यूजिशियंस फॉर दिस सॉन्ग, इज़ ही रिकॉर्डिंग इन द राइट स्टूडियो, इज़ अ पर्टिकुलर सॉन्ग इन द राइट की, ठीक है।
What did Dylan thank Swedish Academy for? Swedish Academy को डायलन ने क्यों थैंक यू कहा था? सो स्वीडिश अकेडमी में डायलन को थैंक यू इसलिए बोला गया था डायलन ने, क्योंकि स्वीडिश अकेडमी पहली बात तो उनके गानों के बारे में सोचा, एज लिटरेचर सोचा, ठीक है, और उनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए दे दिया। नेम टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज सॉन्ग्स। अब बताइए उनके जो गाने थे, उनके गाने कैसे थे, उनके गाने के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जिससे हमें पता चले कि उनके गाने यही थे। तो वो दो थे, डायलन सॉन्ग्स आर प्रोज पोएम्स विद द लेयर ऑफ इनर मीनिंग। डायलन के जो गाने थे वो एक मतलब पोएम की तरह थे, ठीक है, उनका अलग ही अंदर एक मीनिंग था। His songs are constantly recognizable by his distinctive nasal twang। वो जो पीछे से अपने नोज से जो वॉइस होती थी ना उनके गानों में, बैकग्राउंड म्यूजिक में, वो उसी से आसानी से पता चल जाता था कि हाँ भाई ये बॉब डिलन का गाना है। What happened after Dylan Nobel Prize win was announced? जब नोबेल प्राइज़ विन अनाउंस किया था कि डायलन ने जीता है तो क्या हुआ था? तो फिर जैसे उन्हें पता चला कि उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है तो फिर वो बहुत मतलब 2 वीक मीन्स 14 डेज तक उन्होंने स्वीडिश अकेडमी को कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, और ना ही वो स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉक टाउन नहीं है यहाँ पे, स्टॉकहोम ने, तो ना ही वो वहाँ पे गए किस लिए, इस प्राइज़ सेरेमनी के लिए। अब 3 क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं हम। वाई डू यू थिंक डायलन कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू शेक्सपियर? शेक्सपियर से क्यों कंपेयर किया डायलन ने अपने आप को? क्योंकि डायलन वो सरप्राइज टू गेट नोबेल प्राइज, हम सबको पता है। ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू शेक्सपियर बिकॉज ही थिंक्स वाइल स्टैगिंग अ प्ले शेक्सपियर एट दैट टाइम वुड हैव बीन मोर कंसर्न्ड अबाउट एवरीडे मैटर्स around the play and won't have thought that one day the play would become the part of a literature. Similarly, he hadn't ever thought that the song will be considered a part of literature and he would win a Nobel Prize। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जैसे विलियम शेक्सपियर थे, उन्होंने जब भी वो जब भी कोई नाटक तैयार किया करते थे तो वो ये नहीं सोचते थे कि मेरे नाटक को लिटरेचर कहा जाएगा, लिटरेचर इसे किताबों में छापा जाएगा, इसे बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। वो बस क्या करते थे, अपने जो भी ड्रामा होने वाला था ना, उनका जो भी नाटक होने वाला था उसके जो भी तैयारियां होती थी, स्टेज बनना, डेकोरेशन होना, उन सब में बिज़ी रहा करते थे। ऐसे कि जो बॉब डिलन थे वो भी अपने गानों को लिखने, पढ़ने और उन्हें गाने में बिज़ी रहा करते थे और कभी सोचा नहीं था कि उनके गानों को वो लिटरेचर कंसिडर करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि डायलन ने बोला था ना कि 50,000 पीपल के सामने गाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 50 पीपल। अब ऐसा डायलन ने क्यों बोला था, उन्हें इस बात से पता क्या चला था आखिर? तो देखिए, डायलन को ये पता चल चुका था कि जो नोबेल कमेटी है ना, उन नोबेल कमेटी ने डायलन को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल कंसिडरेशन एंड डिस्कशन के बाद ही चूज़ किया था। एज इट वॉज अ स्मॉल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल विथ हाई इंडिविजुअलिटी एंड ओपिनियन। वहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी होती है, पर उस छोटी सी कम्युनिटी में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके तो और भी ओपिनियन होते हैं कि नहीं डायलन से तो अच्छे ये हैं, डायलन से तो अच्छे वो हैं, तो वहाँ पे सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है ना। तो डायलन ने इसलिए ऐसा कहा था। बाराक ओबामा ने कहा था कि डायलन इज लिटिल स्केप्टिकल अबाउट द होल एंटरप्राइज। पूरे एंटरप्राइज जो भी आसपास के अरेंजमेंट है वो बहुत ही डाउटफुल है उसके बारे में, उन्हें डाउट है। गिव 2 इंस्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। डायलन ओबामा ने ऐसा क्यों कहा, अब हमें इसके लिए टेक्स्ट निकाल के बताना है। तो बाराक ओबामा ने बोला कि डायलन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रिहर्सल और वॉन्टेड टू टेक पिक्चर्स विद ओबामा। जो डायलन जी थे ना, वो इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे कि वो कोई रिहर्सल करें या ओबामा जी के साथ फ़ोटो खिंचवाएं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस आते थे, हाथ मिलाते थे, गाना गाते थे और बस निकल पड़ते थे, और उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो किसी को इम्प्रेस करें। दूसरे तरीके से देखा जाए तो डायलन घुलना मिलना, कन्वेंशन ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे। यही था हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर 2 बॉब डिलन द वॉइस ऑफ अ जनरेशन। दूसरे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन को अपडेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं एंड इवन लाइक द वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।